हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है आप लोगों को, उदयपुर जो है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा जयपुर है। और उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? 4 राज्य का नाम दिया हुआ और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है किसमें ना प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो असम राज्य में जो है प्रमुख तेल क्षेत्र जो है वो स्थित है। किसमें? तो असम राज्य में। और असम की राजधानी आपसे एग्जाम में पूछ ले तो असम की राजधानी दिसपुर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारण है? औद्योगिक अस्थापना का 4 में से कौन प्रमुख कारण है? तो जनसंख्या घनत्व, याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व जो है ये औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईटीडीपी। आईटीडीपी ये जो है ये क्या होता है? समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम होता है। 4 ऑप्शन, हाँ ये है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम आईटीडीपी का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप होता है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? 4 महामार्ग का नाम दिया हुआ, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो लंबा सबसे राष्ट्रीय महामार्ग है उसका नाम क्या है? तो NH44। NH44 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो NH44। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 देशों के मध्य जो होता है वो व्यापार क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है 2 देशों के मध्य व्यापार। याद रखिएगा, ये शायद लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है लेकिन बहुत कम चांस है, लेकिन अगर पूछ ले तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या कहलाता है? तो 2 देशों के मध्य यानी कि 2 देशों के बीच जो व्यापार होगा वही कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन है? यानी कि 4 रोग का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, 4 बीमारी का नाम दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है जलजन यानी कि जल के द्वारा इनमें से कौन सा रोग होता है? तो अतिसार जो रोग है, अतिसार जो बीमारी है ये होता है जल के द्वारा ही। तो याद रखिएगा अतिसार जो रोग है ये जलजन रोग है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलीम इस्पात उद्योग है। तो सलीम इस्पात उद्योग जो है कहाँ पे स्थित है? तो सलीम इस्पात उद्योग जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा सलीम इस्पात उद्योग जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी कई बार चर्चा में भी ये रहा था, तो सबको पता ही होगा और ये क्वेश्चन चर्चा में रहता है यानी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जैसे पहले क्या होता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसी में पूछा जाता था जो कि आपका जैसे करंट में चल रहा है यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन था। लेकिन अभी देख रहे हैं क्या, जो आपका 12th का एग्जाम हो रहा है उसमें भी अगर कुछ करंट से रिलेटेड चीज़ है तो वो जरूर पूछेगा ही। तो अभी करंट से रिलेटेड बहुत चला था, यमुना बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई, यमुना बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई, तो ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो याद रखिएगा यमुना नदी जो है ये अभी के समय में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर परिभाषा का अंग नहीं? अच्छा, नगर परिभाषा का अंग, तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ये जो है भारत की जनगणना के अनुसार परिभाषा का अंग नहीं है। नगर की परिभाषा का अंग ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है, सबसे आगे है? तो केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव विकास सूचांक में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो केरल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस भाषा परिवार की? तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार की जो जनसंख्या वो सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीनी तिब्बती। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या वो केवल 102 करोड़ ही थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन अभी 140 करोड़ हो गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? प्राचीनतम नगरीय बस्ती मेसोपोटामिया की सभ्यता, याद आया। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीनतम नगर में से एक है, प्राचीनतम नगरीय बस्ती में से एक है मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और अगर अभी तक आप लोग ये नोट्स नहीं लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का, तो आप लोग कैसे ले सकते हैं, आपको ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता चुके हैं और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ये नोट्स ले भी चुके हैं। जो भी बच्चे इसका नोट्स पहले से ले चुके हैं, वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा आगे से अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। जो भी अभी तक बच्चे इस पीडीएफ को नहीं लिए, आप लोग को बता दें कि आप लोग कैसे इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्योग्राफी में पढ़ना क्या क्या होता है। तो क्लास 12 ज्योग्राफी में आप लोगों को 2 बुक पढ़ना होता है, दोनों बुक मिला करके आपको टोटल 21 चैप्टर पढ़ना है और 21 चैप्टर से ही आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। तो हर एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 21 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा कुछ इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। यानी कि जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन है, इस सभी को कर लेते हैं आप एग्जाम में के लिए, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और इस पीडीएफ के साथ साथ आपको मिलेगा, इसके साथ साथ पिछले 11 साल में आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। और इतना कुछ जो आपको मिल रहा है, इसकी प्राइस है केवल और केवल 20 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ केवल और केवल पे करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ये नंबर है 7903820891। इसी नंबर पर आपको पे भी करना और इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट में भेजना है। कैसे तो बता दें, इसी नंबर से आप लोग जैसे आप इस नंबर को फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल 20 रुपीज़ डाल देना है और 20 रुपीज़ डाल करके यानी कि पे करके इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम ज्योग्राफी बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। अब क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे तो इसी जो ज्योग्राफी में 21 चैप्टर है, इसी 21 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और 21 चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सारा कुछ इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। यानी कि अगर इसको आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, इसको केवल और केवल 20 रुपीज़ पे करके व्हाट्सएप पर आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसको ले करके, इसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो हीराकुंड परियोजना जो है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है, किस जगह पर है, तो उड़ीसा में अवस्थित है हीराकुंड परियोजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी याद रखिएगा आप लोग, भुवनेश्वर है। याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सबसे छोटी बेसिन है। सबसे छोटी बेसिन कौन सी है, तो तापी बेसिन जो है ये सबसे छोटी बेसिन है। याद रखिएगा, तापी बेसिन जो है ये सबसे छोटी बेसिन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, जैसे कि कॉफी, चाय, गेहूं और कपास, इसमें से कौन जो है वो रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। तो कपास जो है ये क्या है, तो रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। याद रखिएगा किससे संबंधित है हरित क्रांति, तो खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो ये सभी, जैसे कि निम्न उत्पादकता, उत्पादन में कमी होना, विखंडित जोत और नियमित मानसून, यानी कि कोई बारिश का पता ही नहीं रहता कब बारिश होगा, छोटे छोटे खेत हैं, बड़ा खेत नहीं है, तो ये सभी जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी जो है भारतीय कृषि की मूल समस्याएं हैं। सबको अच्छे से याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा ही। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि। अब आपसे पूछ रहा है कि मुंबई में, ठीक है समझ गए, अगर आपसे एग्जाम पूछ ले कि पहला आधुनिक सूती कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो मुंबई में। लेकिन मुंबई में ही क्यों किया गया था, गुजरात में क्यों नहीं किया गया था, बिहार में क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि मुंबई जो है वो एक पतन है, यानी कि वहाँ पर बंदरगाह है, उसका मुंबई एक वित्तीय केंद्र भी था और ये कपास के उत्पादक क्षेत्र के निकट था, यानी कि कपास का उत्पादन मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में होता था। तो इन सभी वजहों से, इन सभी कारणों से मुंबई में ही पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात केंद्र। अब बोकारो इस्पात केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित है, बोकारो इस्पात केंद्र। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है, तो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है, ये तीनों जो है पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर इसलिए उसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी।
अब अगला क्वेश्चन है भारत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? भारत की प्रथम यानी कि पहली नाभिकीय परियोजना तो ये स्थापित की गई थी तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारापुर में भारत की प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो था इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है, यानी कि 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है। तो विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है किसको किससे जोड़ता है? तो सिलचर को पोरबंदर से। किससे किसको? तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वायु परिवहन सेवा शुरुआत हुई थी, तो भारत में जो वायु परिवहन सेवा थी इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 1911 में। वर्ष 1911 में भारत में वायु परिवहन सेवा जो थी इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल प्रणाली में को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेल प्रणाली जो है इसमें तो दिया ही नहीं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है कि ये आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास करता है। प्रादेशिक नियोजन जो है इसका विशिष्ट लक्षण ये है कि आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टर का विकास करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि को। किसको? तो आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूलों की कृषि कहलाती है, तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फूलों की जो कृषि होती है वो पुष्पादन कहलाती है, पुष्प उत्पादन कहलाती है फूलों की कृषि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? कई बच्चों को पहले से पता ही होगा चाय क्या है, रोपण फसल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रबर जो होता है ये रोपण कृषि के अंतर्गत ही आता है, याद रखिएगा। रबर क्या है? रोपण कृषि के अंतर्गत ही आता है रबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? तो मानव विकास सूचकांक का जो निर्धारण है वो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया है। किसने किया है? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा